सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यह किसके कारण उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या प्रभाव किन्हीं अन्य आवेशों पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमने लिखी है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी आवेश हमें दे रखा है, किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी आवेश दे रखा है, आवेश दो प्रकार का होगा, या तो धनावेश या ऋणावेश। तो हमने कोई भी आवेश ले रखा है, उसके आसपास यदि हम किसी और अन्य आवेश को लेकर के आ रहे हैं और दूसरा जो आवेश है वह उसके वैद्युत बल में आने के बाद एक बल का अनुभव करता है, जिसी को परिभाषित किया जाता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का जो स्रोत होता है वह आवेश होता है। एक आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसका जो प्रभाव देखने को पड़ता है वह आवेश पर ही होता है। यदि हम किसी आवेश उत्पन्न करने वाले आवेश के द्वारा जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके आसपास किसी आवेश को लेकर के आते हैं तो उस आवेश पर ही उस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा होगा, उस आवेश पर ही वह वैद्युत बल आरोपित कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आवेश के चारों तरफ किसी भी उदासीन वस्तु को हम रख दे रहे हैं तो उस पर उस वस्तु का, उस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो यदि किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके आसपास हम किसी आवेश को लेकर के आते हैं तो वह उस आवेश पर एक वैद्युत बल आरोपित कर रहे होते हैं, जिसे नाम दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी आवेश दे रखा है, उसके कारण कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी भी बिंदु पर एक एकांक धनावेश रख देते हैं तो वह उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित कर रहा होगा। उस एकांक धनावेश पर जो वह बल आरोपित हो रहा है उसी को नाम दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इनके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। यहाँ हमने लिमिट में Q0 टेंस टू 0 लिखा है। ये जो परीक्षण आवेश है उसे हम Q0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही इसकी लिमिट को हमने 0 इसलिए लिखा है जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो भी हम परीक्षण आवेश ले रहे हैं उसका आकार अत्यंत ही सूक्ष्म होना चाहिए है। आकार सूक्ष्म क्यों होना चाहिए है उसके पीछे भी कारण होता है, उसे भी हम आगे बढ़ेंगे। तो E बराबर होता है लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Qnet। F प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आरोपित होने वाले बल की मात्रा को और Q0 प्रदर्शित करते हैं परीक्षण आवेश को, बिंदु आवेश को, जिस पर हम आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करके बता रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला हो जाता है E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। साथ ही यदि बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक और विमा की, तो मात्रक निकालने के लिए हमें मदद लेनी होगी फॉर्मूले की ही। E बराबर फॉर्मूला है F अपॉन Q0। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यदि हम दोनों के मात्रक इनकी जगह लगा देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको मिलने वाला है न्यूटन प्रति कूलाम। साथ ही इनका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यह जो मात्रक हमने निकाला है ये इनके वैद्युत विभव से प्राप्त किया है। वैद्युत विभव भी हमारा आगे आने वाला टॉपिक है, तो उस फॉर्मूले की मदद से एक नया मात्रक निकाल सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं E बराबर V बटे D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक वोल्ट बटे में दूरी का मात्रक मीटर। इनके लिए यदि विमीय सूत्र की बात करें तो फिर से हमें बल का विमीय सूत्र ऊपर लिखना पड़ेगा बटे में आवेश का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2 और Q आवेश का विमीय सूत्र होता है A गुणा T, क्योंकि आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा समय। वैद्युत धारा का जो हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो A से प्रदर्शित करते हैं और यदि हम समय के विमीय सूत्र को लिख रहे हैं तो T से प्रदर्शित करते हैं। यदि इन्हें हल करके बताएं तो T ऊपर जाने पर माइनस में जाएगा, कुल मिलाकर के T की घात -3 हो जाएगी और A भी ऊपर जाएगा तो घात में -1 लिखा जाएगा। साथ ही हमने यहाँ कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं। पहला नोट पॉइंट लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम मान पढ़ रहे हैं वह दिशा भी अपने साथ रखती है, इसीलिए यह एक सदिश
राशि कही जाती है। जब इनके फॉर्मूले की बात करें तो ई के फॉर्मूले में आता है F/Q0। F जो कि एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि यहाँ उपस्थित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि ही होती है। नंबर 2 पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु की स्थिति पर भी निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस माध्यम में हम पूरे सिस्टम को रख करके चल रहे हैं। साथ ही निर्भर करता है कि स्रोत आवेश का मान हमने कितना बड़ा लिया है। यदि हम स्रोत आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म ले रहे हैं तो वह अपने द्वारा आरोपित बल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने देते हैं, लेकिन यदि हम स्रोत आवेश के मान को अत्यधिक बड़ा लेकर के चल रहे हैं तो वह अपना भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और जब दो वैद्युत क्षेत्र आपस में मिल रहे होते हैं तो उनका जो बल का मान है प्रारंभिक स्थिति से बदल करके हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जो हम परीक्षण आवेश लेकर के चल रहे हैं Q0, उसका प्रभाव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम पहले वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ रहे हैं, उस पर नहीं पड़ता है। बल पर जरूर इनका फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन एक स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हमें मिलने वाला है वह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करते समय परीक्षण आवेश को अल्प मात्रा में रखा जाता है। हमने फॉर्मूले में पढ़ा Q0 टेंड्स टू 0, मतलब Q0 का मान अत्यधिक छोटा होना चाहिए है। और यह मान अत्यधिक छोटा क्यों होना चाहिए है, उसके लिए सबसे पहला रीज़न होता है कि स्रोत आवेश अव्यवस्थित नहीं हो, क्योंकि यदि हम परीक्षण आवेश का मान ज़्यादा बड़ा ले रहे होंगे तो वह भी अपनी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे जो कि स्रोत आवेश को व्यवस्थित नहीं रहने देंगे। वह उनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ सम्मिलन कर रहे होंगे और वह संतुलन की अवस्था में नहीं रह पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहे, क्योंकि एक स्रोत आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ उपस्थित रही होगी। एक परीक्षण आवेश अत्यधिक बड़ा ले लेने के कारण वहाँ पर भी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न रही होगी। यदि दोनों का सम्मिलन फिर से हो रहा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो हम परीक्षण आवेश ले रहे हैं वह मात्रा में छोटा होना चाहिए, जिसके कारण स्रोत की उत्पन्न की जाने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपरिवर्तित ही रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी धनावेशित कण पर आरोपित बल का मान यदि हम गणना करके बताएं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा E बराबर F/Q। यदि हम F का मान निकालेंगे तो बराबर आएगा E गुणा Q के। अब यहाँ Q जो आवेश है दो प्रकृति का हो सकता है, या तो आवेश धनावेशित हो सकता है या आवेश ऋणावेशित हो सकता है। तो धनावेशित प्रकृति होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा बल पर, और ऋणावेशित प्रकृति होने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। पहली स्थिति है, यदि हम आवेशित कण को धनावेशित ले रहे हैं तो यदि Q का मान धनावेश दे रखा है तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल आरोपित करता है, जबकि यदि हम ऋणावेशित कण ले रहे हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। क्यों आरोपित करता है, मान के चले हमें एक स्रोत आवेश दे रखा है प्लस। जो प्लस वाले आवेश होते हैं उनके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से प्रारंभ हो रही होती है और उनसे बाहर निकलते हुए दिशा में प्रदर्शित की जाती है। तो यह वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है एक स्रोत आवेश के कारण, जो कि चारों दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है। यदि हम एक धनावेशित कण को इनके आसपास रख दें, एक प्लस Q आवेश हम इनके पास लेकर के आ रहे होंगे, तो प्लस और प्लस में यहाँ प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, जिसके कारण यह जो प्लस वाला आवेश है यह प्लस वाले आवेश को विपरीत दिशा में धकेल रहा होगा। वह कोशिश करेगा कि जो प्लस Q है वह आगे की दिशा में हो, और यही जो दिशा है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। अतः इस स्थिति में जब कण धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक बल लगता है। स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही एक बल आरोपित कर रहा होगा, उसे बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होगा। इसीलिए हमने यहाँ एक टेबल बना करके भी लिखा है, जब Q का मान धनावेश प्रदर्शित हो रहा है तो बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की समान दिशा भी होती है। बल भी प्रतिकर्षण प्रकृति का है, वह भी उन्हें आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे होंगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी आगे की तरफ ही रहा होगा। लेकिन यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें, यदि यहाँ प्लस Q की जगह एक माइनस Q रखे गए होते, प्लस Q की जगह यदि हम माइनस Q रख रहे होते, प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच में एक आकर्षण बल यहाँ आरोपित हो रहे होते।
प्लस और माइनस में आकर्षण बल होने के कारण प्लस वाले आवेश माइनस क्यू वाले आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते। इसका मतलब है माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है अब वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लग रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है, आकर्षण बल अंदर की तरफ लग रहा होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है ऋणावेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। और यहाँ टेबल में भी लिखा गया बल की दिशा आगे की तरफ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ रही होगी। यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि यह एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है तो बल की दिशा अंदर की ओर रही होगी। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, यह आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होगी यदि आवेश का मान धनावेश ले रहे हैं। वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग स्थितियों में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा यदि हम आवेश का मान एक ऋणावेश ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ आंकिक प्रश्नों की। तो हमने यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में साम्यावस्था में रखा है। साम्यावस्था में रखे रहने का मतलब है कि उन पर जो आरोपित कुल बल की मात्रा है वह 0 के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के प्रभाव में रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करके बतानी है। तो हमने यहाँ एक चित्र लिया, एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया। गुरुत्वीय दिशा, गुरुत्व बल की दिशा तो सदैव ही नीचे की तरफ होती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, जिनका परिमाण mg के बराबर होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें ऊपर की तरफ लेनी पड़ेगी, तभी वह साम्य अवस्था में रह पाएंगे। विपरीत वाले मान एक दूसरे को काट करके 0 दे सकते हैं। यदि हम वैद्युत बल भी नीचे की तरफ ले रहे होते तो दोनों जोड़ करके आंसर कभी भी 0 नहीं देने वाले हैं। इसीलिए हमने वैद्युत बल को लिया ऊपर की दिशा में, जिनके लिए फॉर्मूला होता है Q गुणा E। अब साम्य स्थिति में F नेट का मान 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का अंतर 0 के बराबर। तो mg माइनस QE का मान 0 के बराबर रखा। यदि QE का पक्षांतर इस तरफ कर लिया जाए तो QE बराबर mg। हमें E का मान निकाल करके बताना है तो वह बराबर होगा mg बटे Q के। यदि हम सभी मान यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि सभी मान कांस्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। जी की बात करें तो 10 के बराबर होता है, और क्यू की बात करें तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर रहा होगा। इनका मात्रक किलोग्राम होता है, इनके लिए मात्रक पढ़ रहे होंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आवेश के लिए मात्रक कूलाम। यदि इन सभी की कैलकुलेशन करके बताएंगे तो आंसर आपको मिलने वाला है 5.6 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलाम। साथ ही इनकी स्थिति की बात करें, इनकी दिशा किस तरफ रही होगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा, यदि आवेश की प्रकृति धनावेश है तो वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में रहे होंगे। यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित प्रकृति के हैं, तो ऋणावेश वाली स्थिति को हमें देखना है। ऋणावेशित वाली स्थिति में क्या दे रखा है कि F वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। अब यहाँ E वेक्टर तो ऊपर की तरफ कार्यरत है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की गति है वह किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, वैद्युत बल की दिशा के विपरीत दिशा में रही होगी। तो इसीलिए हमने दिशा का मान लिखा है नीचे की ओर। इसके बाद यहाँ हमने एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड लिखा, एक अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होता है एक हीलियम पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में फिर से साम्य अवस्था में रखा है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी निकालना है और दिशा भी ज्ञात करके बतानी है। तो फिर से हमने यहाँ एक चित्र बनाया, एक अल्फा कण प्रदर्शित किया है। गुरुत्वीय क्षेत्र हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है, और इन दोनों को साम्य स्थिति में रखने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा इनके विपरीत लेनी पड़ेगी, तभी यह एक दूसरे के साथ संतुलन बना पाएंगे। फिर से साम्य स्थिति में F नेट का मान 0 के बराबर, मतलब mg माइनस QE का मान 0 के बराबर होगा। यदि यहाँ से E का मान हल करेंगे तो mg बटे Q के बराबर आएगा। अब यहाँ अल्फा कण जो होते हैं वह 4 गुणा 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फा कण जो होते हैं 2He के बराबर होता है, और He का मतलब है 2 प्रोटॉन वहाँ उपस्थित रहे होंगे। और धनावेश के लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर भी हमें आवेश ऋणावेश दे रखे होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं। तो 4 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान, लगभग हमें आंसर मिलेगा 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दशमलव के 2 अंकों तक नहीं बल्कि दशमलव के 1 अंक तक मान हम लेकर के चलें। यदि हम आवेश की बात करें तो आवेश जो होते हैं अल्फा कण पर वह बराबर होता है
2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, दोनों की मात्रा सदैव ही समान रहती है, केवल प्रकृति विपरीत रहती है। यदि इन सारे मानों को हम यहाँ फॉर्मूले में रख लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन से आंसर मिलेगा 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। अब इनकी दिशा यदि हम ज्ञात करें, जब भी हमें एक आवेश धनावेश दे रखा है तो यहाँ पर आरोपित बल की जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होती है। अब यहाँ जो बल लग रहे हैं वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इनके बल की दिशा में ही रही होगी, इसीलिए इनकी जो दिशा रहेगी वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहने वाली है। इस तरीके से यह काम आज हमने पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। साथ ही उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। तो आज आप यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।